नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिव करने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के लिए निकले हुए हैं। ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हो रहा है और ओवैसी आज किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा से पहले ओवैसी ने बिना नाम लिए आरजेडी पर जबरदस्त हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को जिन्होंने चुराया है, सीमांचल की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। दरअसल एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी। एआईएमआईएम ने 18 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और बाद में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। फिलहाल बिहार में ओवैसी की पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और ओवैसी का मकसद आगामी चुनाव में फिर से अपना जनाधार बनाना है। सीमांचल में खोई हुई जमीन को वापस पाना ओवैसी के लिए एक बड़ी चुनौती है और सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार में माना जाता है और किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है और इसी मुस्लिम आबादी को साधने की तैयारी ओवैसी की तरफ से की जा रही है। बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। और इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत काफी गर्म हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी पर हमला बोला तो बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर तंज कस दिया है। सेकुलरिज्म के लिए और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे तेजस्वी जी उन्हीं के राह पर आगे बढ़ने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी तो बिहार में नौकरी और रोजगार की राजनीति। इसी कारण से ओवैसी साहब के पार्टी के 4 एमएलए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के क़यादत पर, नेतृत्व पर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं। ये कोई पहली बार तो ओवैसी साहब बिहार आ नहीं रहे हैं, इसके पहले भी दर्जनों बार ओवैसी साहब बिहार आ चुके हैं और दरअसल जिनको उन्होंने सबक सिखाने की बात कही है वैसे पार्टी के लोगों को और वैसे नेता को बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से सबक सिखा रही है। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी से विधायक चोरी करने का काम किया। अब कहानी तू डाल में पात वाली है। अब ओवैसी का आगमन बिहार में हो रहा है और जिन लोगों ने उनके पार्टी के विधायक चोरी करने का काम किया वैसे लोगों को तेजस्वी यादव को खुली चुनौती ओवैसी दे रहे हैं। स्वनाम धन ओवैसी साहब का सीमांचल दौरा टाइम फिक्स होगा। मारकाट आपस में ही मची है। वर्चस्व एमपाई समीकरण को लेकर इनके 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक से अपने खिसकते जनाधार से बेचैन ओवैसी का सीमांचल का 2 दिवसीय दौरा से कुछ फलाफल नहीं मिलने वाला है। सबको पता है कि बीजेपी और एनडीए के लोग अपनी किस तरह बी टीम सी टीम उतार रहे हैं, तो सीमांचल का मिशन जो है वो इस बार परमिशन नहीं देता है। इस बार पूरी तरह सीमांचल है तैयार बनाएगी तेजस्वी सरकार।
जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है ओवैसी और केजरीवाल मोदी मिशन पे निकलते हैं। उनका मात्र एक लक्ष्य होता है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस को फायदा कैसे हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि मोदी को जिताना ही मात्र एक लक्ष्य था ओवैसी का। तो ओवैसी के बारे में सबको पता है कि ओवैसी मोदी और आरएसएस का पेड वर्कर है। बिहार में एक वोट बैंक को लेकर गजब की नोरा कुश्ती है। एक तरफ राजद दावा करती है कि अक़लियत समाज उनके साथ है और उनकी पोल खोलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक तोड़ लिए। ये आपसी नोरा कुश्ती मुसलमान समाज बहुत बेहतर समझ रहा है। और इधर बिहार की राजनीतिक फिजा में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। किशनगंज में आज ओवैसी की रैली है और वहीं पर आज पटना में आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा की भी रैली है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सहित कई नेताओं का महाजुटान होना है। दरअसल चुनाव से पहले आरजेडी की पिछड़ा वोट बैंक पर पैनी नजर है। सीएम नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की जा रही है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को एनडीए का मजबूत वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में तेजस्वी यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। रैली के जरिए पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को एकजुट करना ही राष्ट्रीय जनता दल का मकसद है। तो ये महाजुटान हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के तमाम दिग्गज नेताओं का, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे और पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को एकजुट करना ही इनका मकसद है। आज आरजेडी ने अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका जो नाम दिया है अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ। और आप देखेंगे कि मिलर स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें यहाँ पे इस रैली का आयोजन किया गया है, जहां पे आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तमाम लोग आएंगे और संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो अभी तक अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार का माना जाता है, उस पर एक तेजस्वी यादव का बड़ी नजर है और कोशिश इस बात की है कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो आरजेडी के खाते में आए। और इसे लेकर के पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि तमाम समाज के वर्गों का इससे पहले तेजस्वी यादव यहाँ पे रैली हो चुकी है, अलग अलग समाज की रैली हुई है। आज अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के एनडीए कहें या गठबंधन कहें, अति पिछड़ा को लेकर के सब लोग जो है वो एक ढंग से सक्रिय है। एकदम आएगा तेजस्वी के खाते में और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब की बार इन्होंने लालू यादव ने दलितों को, पिछड़े को, दबे को, कुचले को, सभी को सम्मान देने का काम किया है। लगता है कि इस बार जी जरूर अति पिछड़ा का वोट, जितने भी पूरे बिहार का अति पिछड़ा का वोट तेजस्वी यादव के पास जाएगा और बिहार के सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। हाँ सर, मेरा नाम चंदन सानी हुआ। हम समस्तीपुर से आए हैं और हम भी अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग हैं और हम लोग काफी संख्या में, हजारों की संख्या में हम आए यहाँ माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद भैया जी को अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी प्रसाद को सीएम बनाओ के मांग के लिए हम लोग पूरा जोर शोर से आपको 1 घंटा। हम कैमूर भभुआ से आए हुए हैं। अच्छा। मेरा नाम सोमनाथ राम है। हाँ। और हम अनुसूचित जाति से उपजाति चमार से आते हैं। तो हम लोग ही जो तेजस्वी का जो तजुर्बा है, जो तेजस्वी जी ने आंदोलन किया है, आपको जो संकल्प लिया है कि महिलाओं को 2500 रुपया और वृद्धा पेंशन 1500 रुपया और 200 यूनिट फ्री बिजली और वृद्धा पेंशन को दिया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा, बकाया शेष रोजगार। इसलिए हम सभी अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा संकल्प लिए हैं कि माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग दम लेंगे। आरजेडी जो है वो लगातार अन्य समाजों के सम्मेलन के साथ सबको एकजुट करने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इधर तेजस्वी यादव की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली पर एनडीए नेताओं ने जोरदार हमला बोल दिया है। जेडीयू ने तेजस्वी को चुनौती दी कि वो आज पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करें, जबकि महागठबंधन ने एनडीए को घेरा है। पिछड़ा समाज के साथ न्याय किया
जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार रोकने का काम किया है। अगर 65% बढ़े हुए आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो आज 25% आरक्षण व्यवस्था का लाभ अति पिछड़ा समाज उठा रहे होते। तेजस्वी यादव के माता पिता के राज में अति पिछड़ा को पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण नहीं दिया गया और आज अति पिछड़ा के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर अति पिछड़ा से इतना ही प्रेम है तेजस्वी यादव को तो आज अति पिछड़ा सम्मेलन में अगले मुख्यमंत्री के रूप में राजद से अति पिछड़ा समुदाय का कोई व्यक्ति होगा। इस बात की घोषणा आज तेजस्वी यादव को अति पिछड़ा सम्मेलन में करने की मेरी चुनौती है। बिहार के सभी जाति धर्म के लोग, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित समाज के लोग हो, चाहे मुख्य धारा के लोग, जनरल समाज के लोग हो, सभी लोग इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के जुमलेबाजी से वो थक गए। वो जानते हैं कि एनडीए के लोग सिर्फ सत्ता में इसलिए बने हुए हैं कि कम्बल ओढ़ के मलाई खाना है, उनके जनहित जन कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के हक हकूक के लिए, हर एक सम्मान के लिए रात दिन लगे रहते हैं। अति पिछड़ों को आवाज देने का काम किया है और आपने अति पिछड़ों का श्री तेजस्वी यादव जी आवाज छीनने का काम किया है। एनडीए अति पिछड़ों के लिए रात दिन लगा रहता है, उसके सम्मान देने के लिए काम करता है, रोजगार देने के लिए काम करता है और आप जो है उसके रोजगार को छीनने का काम किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र, जाति जनगणना पर अपनी बात रखी और पत्र में कई दूसरी मांगों का भी जिक्र किया गया है। पत्र में तेजस्वी यादव ने कई बिंदुओं का भी जिक्र किया है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सम्मान की, सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन की बात भी उनकी तरफ से की गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से जो पत्र प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद में जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव को राजनीति का एक ऐसा सहबाला बता दिया जो खुद को दूल्हा समझता है। जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने पर भी अनुप्रिया पटेल ने तेजस्वी पर जोरदार निशाना साधा है। बात कर रहे हैं, छुरछुरी पटाखा फोड़ रहे हैं, तो 90 से 2005 की बात क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके शासनकाल में जंगल राज था, आपके शासनकाल में गुंडों का बोलबाला था, आपके शासनकाल में बिहारी होना अपने आप में श्राप था। लेकिन आज जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप राजनीति के जिस दूल्हा बनने का प्रयास कर रहे हो, आप दूल्हा नहीं सहवाला हैं। और वो सहवाला बनने का सौभाग्य आपको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। और पटना के पीएमसीएच अस्पताल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। पीएमसीएच के पहले फेज का निर्माण अब पूरा हो गया है, जिसमें टावर 1 और टावर 2 का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएमसीएच में 1117 बेड वाले नए भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इमरजेंसी ओपीडी और वीवीआईपी बेड की सुविधा शामिल है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पटना का पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। जी हां, और पीएमसीएच की पुनर्विकास योजना के तहत आज पहले फेज का काम पूरा हुआ है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज करने वाले हैं। और आपको बता दो कि पीएमसीएच जो अस्पताल है उसके पुनर्विकास परियोजना जो पूरी है उसमें कई फेज में यहाँ पे पीएमसीएच का निर्माण होना है, जिसमें से
5,462 बेड जो है वो कुल होगा, जिसमें वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा जब इतना ज्यादा बेड वाले जो अस्पताल तैयार होगा। लेकिन आपको दिखा दें कि ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो पहले फेज में ये जो टावर तैयार है, इसमें टावर नंबर 1 और टावर नंबर 2 दोनों तैयार किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि 1117 जो बेड है, शैया है, वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। लगभग 1117 बेड निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है और उसका उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जहाँ पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यहाँ पे विजय सिन्हा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे वो रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे आज जो उद्घाटन होना है उसमें नई बिल्डिंग में इमरजेंसी, ओपीडी और जो वीवीआईपी जो बेड है, टावर जो है, उसका उद्घाटन आज हो रहा है। और जो पहले तल्ला है उस फर्स्ट फ्लोर पर इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो रखी गई हैं, जबकि तीसरे तल्ले पर ओपीडी होगा और जो 9th फ्लोर है, 9वां जो तल्ला है, वहां पे वीवीआईपी मरीजों की इलाज की जो व्यवस्था है वो होनी है। और इन तीनों जो फ्लोर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज करने वाले हैं। तो पीएमसीएच के लिए, ना सिर्फ पटना के लिए, ना सिर्फ बल्कि पूरे बिहार के लिए आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएमसीएच में पूरे बिहार भर से जो मरीज हैं वो बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसकी जो शुरुआत आज हो रही है, फेज 1 पूरा हो रहा है और 1117 बेड आज से खुल जाएंगे और लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर किशनगंज से आ रही है, जहां हाई स्कूल टेढ़ागाछ में बने अल्पसंख्यक छात्रावास भवन में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि छात्रावास भवन का निर्माण स्कूल में दूर दराज से आने वाले छात्रों के रहने के लिए किया गया है, लेकिन छात्रावास के कई कमरों में स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कब्जा कर लिया है और वे अपने परिवार के साथ वहां पर रहने लगे। हमारे ये तो घोर अनियमितता है जो हमारे छात्र आवास अल्पसंख्यक जो बने हुए हैं, आज कई सालों से ऐसे बने हुए हैं, लेकिन छात्र आवास में छात्र छात्रियों रहने के बजाय ये हमारे हाई स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो लोग शिक्षिका ये लोग रहना सहना कर रही है और इतना बदहाली कर दी है, लगता है कि कूड़ा करकट भर के रखा है। भाई बिल्कुल ये गलत है। छात्रावास के लिए है ना, वो हॉस्टल वो बनाया गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सरकार का करोड़ों का लागत से वो बनाया गया है और उसको नहीं रहा करके है ना, बच्चे नहीं रहा करके है और वो रहा है टीचर लोग, और टीचर लोग इस तरह से नहीं रहा है, टीचर लोग पूरा फैमिली लेकर के पूरा आयश कर रहा है। बढ़ते आगे अगली खबर सीवान से, जहां नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने हार्डवेयर की एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। ये सारी करतूत पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान से करीब 3.5 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे में आप चोरों की करतूत को देख पा रहे होंगे। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी वारदात। सिवान से ये तस्वीर सामने आई है, जहां 3 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति की चोरी दुकान में हुई है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार के मौसम के मिजाज की। आज बिहार के 23 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, साथ ही गरज के साथ ठनका की भी चेतावनी है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आज से लेकर अगले 7 तारीख तक बिहार में जो मौसम जो है वो सामान्य रहेगा और आज लगभग 23 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा, जिसमें राजधानी पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, ये तमाम जो दक्षिण भारत के बिहार के जो जिले हैं, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर,
और बक्सर, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो जिले हैं, इन जिलों में बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पे गरज के साथ जो है वो आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। बताया गया है कि अगर 7 तारीख से लेकर जो मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो सकता है और गर्मी की शुरुआत एक बार फिर से हो सकती है, लेकिन अगले 4 दिनों तक जो है वो मौसम बिल्कुल सामान्य रहेगा। और यहाँ पे लोगों से अपील की गई है कि लोग बारिश के समय और जब गर्जन हो तो अपने घरों पे ही रहें। तो मौसम को लेकर के लगातार जो है वो बदलाहट हो रही है, बारिश भी हो रही है। पिछले दिनों पटना सहित कई जिलों में ओला भी पड़े हैं, तो लोगों से सावधानी रहने को कहा गया है और 23 जिलों में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसे लेकर के खेती को नुकसान भी होने की संभावना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल उस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।